18वीं सदी के दौरान बंगाल एशिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था और असीमित धन के केंद्र के रूप में पहचाना जाता था। दुनिया भर का व्यापारिक मुनाफा चुंबक की तरह इसी क्षेत्र में खिंचा चला आता था। 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला अपनी 50,000 सैनिकों की विशाल फौज और भारी चैतन्य तोपखाने के साथ प्लासी के मैदान में तैनात थे। उनके सामने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी खड़ी थी, जिसमें सिर्फ 3,000 सैनिक शामिल थे। सैन्य तर्क और गणित के हिसाब से अंग्रेजों की हार तय थी। इतनी बड़ी सेना के सामने ब्रिटिश टुकड़ी का टिकना असंभव लग रहा था, लेकिन शाम होते होते परिणाम ने सबको चौंका दिया। नवाब सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, उन्हें बंदी बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि प्लासी के मैदान में वास्तव में कोई वास्तविक युद्ध लड़ा ही नहीं गया। सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं, लेकिन नवाब की तलवारें म्यान में ही रह गईं। ये फिक्स किया गया एक समझौता था। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव उनकी सैन्य श्रेष्ठता ने नहीं, बल्कि दरबारों के भीतर रची गई लालच और धोखे की गहरी साजिशों ने रखी थी। विवाद की जड़ दस्तक यानी टैक्स फ्री व्यापार करने के पास का दुरुपयोग था। जब नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी की अवैध किलेबंदी और टैक्स चोरी को रोकने का प्रयास किया, तो कंपनी ने उन्हें सत्ता से हटाने का फैसला कर लिया। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए सिराजुद्दौला उनके व्यापारिक मुनाफे के बीच एक बड़ी बाधा थे, जिसे हटाना उनके अस्तित्व के लिए जरूरी हो गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने महसूस किया कि वो सीधी लड़ाई में नवाब को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और रिश्वत को अपना मुख्य हथियार बनाया। क्लाइव ने नवाब के मुख्य सेनापति मीर जाफर को बंगाल की गद्दी का लालच दिया। मीर जाफर ने सत्ता की चाह में अपनी वफादारी का सौदा कर लिया और युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का गुप्त वादा किया। ये एक विदेशी व्यापारिक कंपनी द्वारा किया गया राजनैतिक अधिग्रहण था, जहां एक समृद्ध राष्ट्र की संप्रभुता को व्यापारिक लाभ के लिए बलि चढ़ा दिया गया। इस साजिश में अमीर व्यापारी अमीचंद ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। उसने अपनी चुप्पी के बदले नवाब के शाही खजाने का 5% कमीशन मांगा। क्लाइव ने अमीचंद की मांग को स्वीकार करने का नाटक किया, लेकिन पीछे से एक और जालसाजी रची। उसने इस साजिश को सफल बनाने के लिए 2 अलग-अलग संधियां तैयार करवाईं। एक दस्तावेज असली था और दूसरा नकली। क्लाइव ने अमीचंद को संतुष्ट करने के लिए नकली दस्तावेज पर जाली हस्ताक्षरों का उपयोग किया और उसे अंधेरे में रखा। युद्ध के मैदान में मीर जाफर की निष्क्रियता ने क्लाइव की योजना को सफल बनाया। नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा बिना लड़े ही पीछे हट गया, जिससे सिराजुद्दौला की हार तय हो गई। 1764 में बक्सर के युद्ध ने प्लासी से मिली इस साजिश की जीत को एक स्थायी सैन्य शक्ति में बदल दिया, जिससे अंग्रेजों का प्रभाव दिल्ली तक फैल गया। इस पूरे प्रकरण से स्पष्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत धोखे और जालसाजी पर टिकी थी, जहां साजिशकर्ताओं ने अपने ही सहयोगियों को भी नहीं बख्शा। बक्सर के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व वसूली के अधिकार मिल गए, जिसे दीवानी कहा गया। इस ऐतिहासिक साक्ष्य ने अंग्रेजों को भारत के सबसे बड़े खजाने का मालिक बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने इसके बाद द्वैत शासन की शुरुआत की। ये एक ऐसा प्रशासनिक मॉडल था जिसने बंगाल की आर्थिक कमर तोड़ दी। सारी आय और राजस्व अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, जबकि शासन की जिम्मेदारी बिना धन के नवाब पर छोड़ दी गई। कंपनी इसी टैक्स से भारतीय माल खरीदती और उसे बेचकर भारी मुनाफा कमाती। ब्रिटेन से पैसा आना बंद हो चुका था। इतिहासकारों ने इस पूरी व्यवस्था को धन के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया है। इसने बंगाल की सदियों पुरानी समृद्धि को व्यवस्थित लूट के जरिए पूरी तरह सोख लिया। द्वैत शासन के तहत कंपनी के पास असीमित अधिकार थे, लेकिन जिम्मेदारी शून्य थी। इसने बंगाल को अराजकता और संस्थागत लूट के युग में धकेल दिया। मीर जाफर उस दौर की पतनशील राजनीति का चेहरा बन गया, जहां व्यक्तिगत लालच ने एक पूरे देश की आज़ादी का सौदा कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें तब तक गुलाम नहीं बना सकती जब तक हमारे अपने भीतर गद्दारी और स्वार्थ का भाव मौजूद ना हो। प्लासी का परिणाम आधुनिक भारत की ओर ले जाने वाला कदम नहीं था। ये औपनिवेशिक शोषण की उस लंबी और दमनकारी प्रक्रिया की शुरुआत थी, जिसने अगले 2 दशकों तक पूरे उपमहाद्वीप को जकड़ लिया।